स्वागत है आज के इस प्यारे से लेक्चर में। आज दिनांक 7 तारीख नवंबर का ये महीना सन 2024। So I welcome you all in this beautiful lecture. We are discussing The Fight by William Hazlitt. It's a very important essay. तो उम्मीद है कि आवाज़ मेरी क्लियर होगी और जो है आपको स्क्रीन भी विजिबल होगी। फाइट एक इतना इम्पोर्टेंट मतलब जो है ऐसे विलियम हैजलिट का है। मैं आपको बता दूं विलियम हैजलिट का जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, बॉक्सिंग एक मैच ये देखने जाते हैं अपने फ्रेंड के साथ और जो है उस फाइट में जो भी ये ऑब्जर्व करते हैं और जो भी इन्हें एक्सपीरियंस होता है उसके बारे में बताते हैं। कमेंट्री भी है और जो है ये एक ऐसे अपने एक्सपीरियंस को शेयर भी इन्होंने हमारे साथ किया है। तो बिफोर discussing about the essay, let us discuss something about the writer. It is William Hazlitt, right? So William Hazlitt was born. He was born on 10th April 1778, and he died on 18th September 1830. तो 18 सितंबर 1830 में ये उनकी डेथ हुई। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइटल ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और आपको ये लिखना ही लिखना है। और ये डायग्राम जिस तरह से मैंने ये डायग्राम बनाया है प्रेजेंटेबल ये लग रहा होगा, है ना? तो इसी तरह आपको एग्जाम में भी लिखना है। जब कभी भी आप इस तरह से प्रेजेंटेबल अपने अपने थॉट्स को या फिर अपने मैटर को बनाते हैं तो वो थोड़ा सा क्या लगता है, एक अट्रैक्टिव लगता है और एक अच्छा प्रेजेंटेबल भी वो दिखाई देता है। तो विलियम हैजलिट जाने जाते हैं हमारे क्रिटिक्स क्रिटिक के नाम से। किस नाम से? क्रिटिक्स क्रिटिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टाइटल है। अब क्रिटिक्स क्रिटिक किसे कहते हैं मैं आपको बता दूं। क्रिटिक मतलब होता है आलोचक, ठीक है ना? जब कभी भी आप किसी भी टेक्स्ट की आलोचना करते हैं, आलोचना क्रिटिसिज्म करते हैं, क्रिटिसिज्म आलोचना केवल नेगेटिव ही नहीं पॉजिटिव भी होता है, ठीक है ना? उसका एनालिसिस करते हैं और उसको जो है कंपैरिजन करते हैं, उसका उसका क्रिटिसिज्म करते हैं, तो उसे बोलते हैं, जो क्रिटिसिज्म करने वाला जो ऑथर एक राइटर होता है उसे बोलते हैं क्रिटिक। और ये आलोचकों के आलोचक हैं, है ना? तो क्रिटिक्स क्रिटिक इन्हें कहते हैं क्रिटिक्स क्रिटिक। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टाइटल है और उसको इस टाइटल को याद रखना, ठीक? तो थोड़ा बहुत जो है विलियम हैजलिट के बारे में डिस्कस करते हैं। विलियम हैजलिट 1778 टू 1830, ठीक है? तो इस टाइम पे जो मैं आपको बता दूं लिटरेचर में रोमांटिक एज जो है एक्टिव थी। क्या थी? रोमांटिक एज, ठीक है ना? तो रोमांटिक एज जो चल रही थी, रोमांटिक एज हमारे शुरू हुई थी 1798 से लेके 1832 या फिर 37 तक। तो ये टाइम पीरियड जो लिटरेचर में है वो रोमांटिक एज का टाइम पीरियड है, ठीक है? एक खास जो टाइम पीरियड है 1798 से 1832 या फिर 1837 तक का जो टाइम पीरियड है इसको बोलते हैं रोमांटिक एज, ठीक? इस रोमांटिक एज में क्यों रोमांटिक एज पड़ा इसका नाम, और इस टाइम पीरियड का, इस टाइम फ्रेम का नाम रोमांटिक एज क्यों पड़ा लिटरेचर में, थोड़ा बहुत इसके बारे में अगर मैं डिस्कस करूं तो मैं आपको बता दूं इस टाइम पीरियड में मेनली जो राइटर्स थे उन लोगों ने दो थीम पर फोकस की। क्या की? दो मेजर थीम्स पे अपने जो भी लिखे, पोइट्री लिखी या फिर जो भी चीजें लिखी तो वो मेनली दो थीम के ऊपर लिखे। पहला तो थीम था आउटर नेचर। क्या था? आउटर नेचर, बाहरी प्रकृति के बारे में आउटर नेचर को एक्सप्लोर किया। और दूसरा सब्जेक्टिविटी। क्या था? सब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी मतलब पर्सनल थॉट्स, पर्सनल थॉट्स, एक पर्सनल एक्सपीरियंस। तो राइटर्स ने इस टाइम फ्रेम में खास तौर पर फोकस किया। एक तो बाहरी नेचर, जो भी नेचर है, आउटर नेचर, प्रकृति के बारे में लिखा, ठीक है? नेचर पोएट्स थे और मेनली पोएट्री यहाँ पे इस्टेब्लिश, मतलब पोएट्री पोएट्री लिखी गई। क्या लिखी गई? ठीक है ना? मेनली पोएट्री इस एज में लिखी गई। तो पोएम्स ज्यादा लिखे गए। पोएम्स में भी जो थीम था वो क्या था? नेचर।
प्रकृति के बारे में था, सब नेचर पोएट थे, और दूसरा अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को लिखा, ठीक है ना, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को मतलब जो है अपने पोएट्री में लिखी, ठीक है। तो भाई इसीलिए इन दो बड़े थीम्स के होते हुए इस टाइम पीरियड का नाम क्या पड़ा, रोमांटिक एज। अब इसी रोमांटिक एज में जो है और भी राइटर्स आए, पोएट्स तो आए ही, पोएट्स में विलियम वर्ड्सवर्थ से लेके कॉलरिज, जॉन कीट्स, मैं कुछ नाम लूँ, पीबी शैले, है ना। तो ऐसे बड़े नाम जो हैं इसमें हम देखते हैं इस टाइम पीरियड में रोमांटिक एज में खास तौर पे यहाँ पे आए। तो पोएट्री में तो ये हो गया, लेकिन एसेज में भी बहुत सारे राइटर्स आए एसेज, जैसे कि अपने अभी हमने पुअर रिलेशंस देखा था चार्ल्स लैम का, ठीक है ना, वो भी बिलोंग करते हैं हमारे रोमांटिक एज से ही। और विलियम हैजलिट यहाँ पर जो पोएट हम यहाँ पे क्रिटिक हमने बात करी, और ये भी जो है एसेइस्ट हैं, क्रिटिक क्रिटिक हैं। तो रोमांटिक एज या फिर इस टाइम फ्रेम में ही मतलब इनने अपने वर्क्स लिखे। वो भी देख लीजिए यहाँ पे 1830 में इनकी डेथ होगी, ठीक है। तो मेनली इन्होंने अपने जो एसेज लिखे या फिर अपने जो क्रिटिसिज्म के वर्क्स लिखे, वो कहाँ कौन से एज में लिखे, रोमांटिक एज में लिखे, ठीक है ना। इस टाइम इसी टाइम के ये ऑथर हैं। तो दो बड़ी चीज निकल कर आई, एक तो रोमांटिक एज में जो हमारा टाइम फ्रेम है 1798 से 1832 या फिर 37 तक, जो टाइम फ्रेम है ये, इसका नाम क्या है, रोमांटिक एज। रोमांटिक एज क्यों है, मैंने कहा कि इसमें नेचर के ऊपर और पर्सनल एक्सपीरियंस जो है राइटर्स ने अपने वर्क्स में लिखे, ठीक। और दूसरी चीज, पोएट्री के अलावा जो एसेज हैं या फिर जो क्रिटिसिज्म का वर्क है वो लिखा था हमारे, जैसे विलियम हैजलिट हैं, और भी कई सारे राइटर्स थे। तो ये भी विलियम हैजलिट भी इसी एज से बिलोंग करते हैं, और साथ में इन्हें एक टाइटल देते हैं, बड़ा टाइटल, इसका क्या नाम है, क्रिटिक्स क्रिटिक, है ना। तो क्रिटिक्स क्रिटिक भी इन्हें हम कहते हैं आलोचकों का आलोचक, विलियम हैजलिट, बहुत बड़ा नाम क्रिटिसिज्म में, इंग्लिश क्रिटिसिज्म में, ठीक। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा भाई। एक बड़ा यहाँ पे पॉइंट आप लिख सकते हैं, विलियम हैजलिट की अगर बात आएगी तो आप सीधे ये बात कहेंगे, विलियम हैजलिट यानी कि रोमांटिक एज के राइटर, रोमांटिक एज के राइटर की बात होगी, ठीक है। रोमांटिक एज मैंने आपको बताया 1798 से 1832 तक इंग्लिश लिटरेचर में। अब यहाँ पर अगर हम बात करें इनके बायोग्राफी की, तो प्रोमिनेंट इंग्लिश एसेइस्ट हैं, अभी क्रिटिक हैं, फिलोसोफर हैं, और अपने शार्प विट के लिए जाने जाते हैं, है ना। अपने जो है शार्प विट, विट मीन्स वर्बल डेक्सटेरिटी, स्किलफुलनेस, वर्बल स्किलफुलनेस, इसकी जो है शब्दों के ऊपर काफी पकड़, है ना, तो उसे कहते हैं विटी पर्सन। तो शार्प विट के लिए जाने जाते हैं, पैशनेट राइटिंग के लिए जाने जाते हैं अपने, और जो है इनसाइटफुल एनालिसिस ऑफ ह्यूमन नेचर, ठीक है ना। तो ह्यूमन नेचर के बारे में यानी कि हमारे व्यक्तित्व के बारे में एक जो है एनालिसिस करने वाले व्यक्तित्व यहाँ पे विलियम हैजलिट हैं, ठीक, व्यक्ति क्रिटिक। तो भाई ये जाने जाते हैं शार्प विट के लिए, पैशनेट राइटिंग के लिए अपने, और जो है एनालिसिस ऑफ ह्यूमन नेचर के लिए, ठीक। तो ही कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू इंग्लिश प्रोज, प्रोज में इन्होंने काफी इनका योगदान रहा, कंट्रीब्यूटेड मतलब योगदान रहा, ठीक है, कंट्रीब्यूट किया, एस्टेब्लिशिंग हिमसेल्फ एज वन ऑफ द फाइनेस्ट एसेइस्ट ऑफ रोमांटिक एरा। आ गया, तो रोमांटिक एरा, रोमांटिक एज, एरा मीन्स युग, तो रोमांटिक एज के फाइनेस्ट एसेइस्ट माने जाते हैं, अपने आप को एक फाइनेस्ट एसेइस्ट एस्टेब्लिश किया, क्रिटिक के रूप में जो है अपने आप को स्टैब्लिश किया विलियम हैजलिट ने, ठीक है। तो विलियम हैजलिट ने, हमने देखा कि जो है कई सारे एसेस लिखे, कई सारे क्रिटिसिज्म के वर्क लिखे, आगे देखेंगे हम। दो हैजलिट बिगेन एज अ पेंटर, है ना, ही वाज अ पेंटर राइटर, जब इन्होंने अपनी जो राइटिंग है या फिर अपने जो करियर है, अपना जो करियर है एज अ पेंटर आर्टिस्ट, एज अ पेंटर शुरुआत की, he eventually
टर्न टू राइटिंग, फाइंडिंग हिज ट्रू कॉलिंग इन जर्नलिज्म। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि इन्होंने अपने जो करियर है वो पेंटिंग से जर्नलिज्म की ओर टर्न किया, है ना। उसके बाद क्रिटिसिज्म की ओर, तो इन्होंने सबसे पहले शुरू किया अपना करियर एज अ पेंटर, देन टर्न टू राइटिंग एंड टूवर्ड्स जर्नलिज्म स्पेशली, ठीक है ना, जर्नलिज्म की ओर ये गए। और क्रिटिसिज्म फिर इन्होंने स्टार्ट की। क्रिटिसिज्म में क्या होता है, किसी भी टेक्स्ट का कंपैरिजन और इवैल्यूएशन और जो है एनालिसिस। तो क्रिटिसिज्म में तीन चीजें होती हैं, किसी भी टेक्स्ट का, किसी भी पोयम या फिर किसी भी वर्क जो भी लिटरेचर पे लिखा गया है, अगर क्रिटिसिज्म हम कहते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह से हो सकता है, तो सी ई ए मॉडल पे डिपेंड होता है। ठीक है, सी मतलब यहाँ पे कंपैरिजन, किसी भी टेक्स्ट का कंपैरिजन, इवैल्यूएशन मूल्यांकन और एनालिसिस। आप किसी भी, जैसे पोएम लिखा है कि कोई भी स्टोरी लिखी है, उसका अगर कंपैरिजन, कंपैरेटिव स्टडी करेंगे या फिर उसका मूल्यांकन करेंगे और जो है उसका एनालिसिस करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, क्रिटिसिज्म कहलाएगा। एक पर्टिकुलर टेक्स्ट का कंपैरिजन, कंपैरेटिव स्टडी, इवैल्यूएशन एंड एनालिसिस इज कॉल्ड द वर्क ऑफ क्रिटिसिज्म। ठीक है, द आर्ट ऑफ क्रिटिसिज्म। तो क्रिटिसिज्म आलोचना करना होता है। क्या होता है, आलोचना करना। अब किसी भी, जैसे हम आलोचना करते हैं, किसी की अच्छाई बताना, किसी की बुराई बताना, कोई कैसा है, एग्जैक्टली वो जो पोयम है वो कैसी है। ठीक है ना, एक पर्टिकुलर पोयम को लिया आपने, वो ये बताया कि ये कैसी है। ठीक है ना, इसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं इस पोयम में, और जो है इसके, इस पोयम के मुकाबले, पहले के मुकाबले इस पोयम में क्या चीज़ नई है, क्या चीज़ जो है इसमें फॉलो किया है, किस मीटर पे लिखा है और किस फॉर्मेट, किस पैटर्न पे लिखा है ना। और उसका आप जो है बखूबी एनालिसिस करते हैं, तो उसको जो आपने किया ये सब चीजें, इसको बोलते हैं द आर्ट ऑफ क्रिटिसिज्म। है ना, समझ में आया ना, समझ में आ रहा है आपको, आवाज भी क्लियर है। हम्म, ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। तो भाई he began to contribute, or he began contributing to periodicals मतलब मैगजीन। तो इन्होंने अलग अलग मैगजीन्स में भी जो है अपना योगदान दिया। ठीक है, अलग अलग मैगजीन्स में भी अपना योगदान दिया। ही स्टार्टेड हिज करियर फ्रॉम पेंटिंग टू जर्नलिज्म, एंड जर्नलिज्म में जब आए, कई सारे मैगजीन्स, कई सारे पीरियोडिकल के लिए इन्होंने काम किया, जैसे मॉर्निंग क्रॉनिकल है, द एग्जामिनर है और द लंदन मैगजीन। तो ये तीन मैगजीन्स मेनली, मतलब जो है इन्होंने इन तीन मैगजीन्स के लिए काम किया। ठीक है, मैगजीन मतलब पीरियोडिकल, पीरियोडिकल लिटरेरी मैगजीन होते हैं खासतौर पे। तो मॉर्निंग क्रॉनिकल्स, एग्जामिनर और द लंदन मैगजीन, ये तीन मैगजीन्स के लिए इन्होंने काम किया जब ये जर्नलिज्म में आए। ठीक है, उसके बाद क्रिटिसिज्म में जब आ गए, तो क्रिटिसिज्म में आने के बाद इन्होंने कई सारे एसेज लिखे। ठीक है, ऐसे ऐसे नॉन फिक्शन होता है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट वर्क्स की बात करेंगे हम, तो इम्पोर्टेंट वर्क्स में भाई द राउंड टेबल इन्होंने 1817 में लिखा। द राउंड टेबल एक जो है कलेक्शन ऑफ एसेज। ऐसे ही कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज। ठीक है, कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर के प्लेज, तो विलियम शेक्सपियर के जितने भी प्लेज हैं, ठीक है, उनके कैरेक्टर्स के बारे में यहाँ पे नॉन फिक्शन का वर्क है। बहुत इंपॉर्टेंट ये वर्क है। और ऐसे ही अगला हम देखेंगे टेबल टॉक। टेबल टॉक जो है 1821 से लेके 1822 में ये कलेक्शन ऑफ एसेज हैं। और एक इनका ये वर्क है द स्पिरिट ऑफ द एज, 1825 में ये लिखा था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो लिस्ट ऑफ वर्क्स आप यहाँ पे जरूर लिखेंगे। जैसे आपने विलियम हैजलिट के बारे में आ गया, विलियम हैजलिट एज क्रिटिक ऐसा आ गया, फिर एज एन एसेइस्ट आ गया। तो आपको भाई सबसे पहले ये डायग्राम बना लेना है। ठीक है, ये फिर एनालिसिस, एप्रिसिएशन, क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द फाइट बाय विलियम हैजलिट, है ना। इस तरह से कई प्रकार के घुमा फिरा के क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में। तो अगर आपका आ गया विलियम हैजलिट के बारे में, तो आप पहले डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद जो है विलियम हैजलिट के बारे में, बायोग्राफी के बारे में लिखेंगे, उसका इंट्रो।
जैसे ये लिखा है आपके सामने, ठीक है। और जो है उसके बाद आपके इम्पोर्टेंट वर्क्स, ठीक है, उनके थीम, और फिर जाके जो मेन टेक्स्ट है उसके बारे में बात करें, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसी उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं द फाइट, जो हमारा मेन आज का टास्क है। द फाइट जो मेन हमारा ऐसे है, तो भाई चलिए शुरू करते हैं। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी क्लियर। द फाइट बाय विलियम हैजलिट इज अ पर्सनल ऐसे। क्या है? पर्सनल ऐसे है, ठीक है। मैंने बात की थी कि रोमांटिक एज में लोगों ने जो भी लिखा सब अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बारे में ज्यादा लिखा, है ना। तो in this essay, William Hazlitt also talks about his not only the fight or the boxing match, but also his observations and his experiences, that how he felt, you know, how he he experienced the fight, the match with his friends, and also he comments. He also gave different comments, you know. So this essay was published, or it was published in 1822, 1822 में पब्लिश हुआ, पब्लिश किया गया, which captures Hazlitt's experiences attending a prize fight, है ना, attending a prize fight। तो भाई इन्होंने जो है ये पर्सनल ऐसे है, it was published in 1822 और it captures हैजलेट्स एक्सपीरियंस, खुद का एक्सपीरियंस है। इन्होंने एक प्राइज फाइट जो है, एक बॉक्सिंग मैच जो है उसको अटेंड किया था, मैच देखने के लिए गए थे, ठीक है। तो उसके बारे में लिखा है, इट इज सेलिब्रेटेड फॉर इट्स विविड एंड एक्सप्रेसिव प्रोज ब्रिंगिंग रीडर्स इनटू द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्ली 19th सेंचुरी इंग्लैंड, फैसिनेटिंग विद बॉक्सिंग। तो भाई अर्ली 19th सेंचुरी में बॉक्सिंग का काफी ज्यादा जोर था, है ना। तो भाई इट इज सेलिब्रेटेड फॉर विविड एंड एक्सप्रेसिव प्रोज। तो कई विभिन्न प्रकार के जो है इसमें एलिमेंट्स हैं, और रीडर्स को 19th सेंचुरी अर्ली इंग्लैंड के फैसिनेटिंग जो इवेंट्स हुआ करते थे, खास तौर पर बॉक्सिंग, उससे रूबरू करवाते हैं, ठीक है ना। इस ऐसे में जो है 19th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी मतलब 1801 से लेके 1900 तक, है ना। अब पूरा 19th सेंचुरी है, लेकिन अपने टाइम पे जब तक ये रहे, ठीक है ना, 1830 तक जो है जो भी चीजें उन्होंने देखी उस समय 19th सेंचुरी में, अर्ली 19th सेंचुरी में, शुरुआती दौर पे जो भी इन्वायरमेंट था, एटमॉस्फेयर था इंग्लैंड का, जैसे कि बॉक्सिंग मैच, जैसे कि वहाँ पे वहाँ का फैशन, है ना, और वहाँ के डे टू डे लाइफ, तो उसको मतलब जो है रीडर से रूबरू करवाते हैं इस ऐसे में, द फाइट, है ना। फाइट मतलब ही मैच, जो जो बॉक्सिंग फाइट है उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। फाइट मतलब लड़ाई, ठीक है ना, वही मैच के बारे में बात हो रही है। और इसकी अगर हम समरी देखें, पहले समरी पढ़ लेते हैं, फिर एनालिसिस इसका हम ऐसे का करेंगे, ठीक है। समरी में हमें कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी भाई। इस जो जो ये फाइट है, जो ये ऐसे है, वो क्या क्या हमें किस किस बारे में। तो देखिए, इन द फाइट Hazlitt or recounts his journey to witness a boxing match between the famous fighters Bill Need and Thomas Hickman, the gas man, ठीक है ना, शॉर्ट में इसको इनका निकनेम द गैस मैन है। तो एक बॉक्सिंग फाइट को विटनेस करने के लिए, देखने के लिए ये जाते हैं, और वो फाइट जो होती है वो बिल नीड और थॉमस हिकमैन के बीच में हुई होती है। बड़ा ही फेमस ये फाइट, बहुत ही कांटे की ये टक्कर होती है। तो इसके बारे में मतलब जो है विलियम हैजलिट ने द फाइट में लिखा है। तो हैजलिट डिस्क्राइब्स एवरी स्टेज ऑफ हिज एडवेंचर फ्रॉम हिज एंटिसिपेशन एंड ट्रेवल टू द थ्रिल ऑफ मैच, है ना, थ्रिल ऑफ वॉचिंग द फाइट इटसेल्फ। तो भाई इसमें क्या है, हैजलिट डिस्क्राइब्स एवरी स्टेज ऑफ हिज एडवेंचर, है ना, हर लम्हे के बारे में ये इन्होंने
इस ऐसे में डिस्क्राइब किया है फ्रॉम हिज एंटिसिपेशन एंड ट्रेवल, ठीक है ना, एंटिसिपेशन और ट्रेवल से लेकर जो थ्रिल ऑफ मैच है, थ्रिल ऑफ वॉचिंग द फाइट है उसको, है ना, जाने से पहले जो एंटिसिपेट किया, अनुमान कि आज हम ऐसा ऐसा देखने वाले हैं, आज ऐसा ऐसा होगा हमारे साथ, ये एक्सपीरियंस मैं करूंगा, जो पहले बॉक्सिंग मैच को देखने से पहले जो एक्साइटमेंट है, जो उनकी एंटिसिपेशंस है, उनके जो जो उनको पहले से जो उनका उनका अनुभव या फिर उनका एक जो अनुमान था, है ना, एंटिसिपेशन था, पूर्वाग्रह था, तो से लेकर उनका ट्रेवल, जर्नी मैच में जाने जहाँ वेन्यू था, है ना, उस बॉक्सिंग मैच तक पहुंचने तक का जो ट्रेवल है, और उसका जो मैच देखने का जो थ्रिल है ना, उसका हर एक चीज मतलब जो है इसमें डिस्क्राइब की है भाई। ठीक, अब अगर हम आगे देखें, क्या है कि द essay begins with Hazlitt's commentary on the journal public's excitement around the match, contrasting with his own sense of duty to witness it. तो भाई द essay begins with Hazlitt's commentary, है ना, Hazlitt जो है कमेंट्स भी करते हैं, Hazlitt की कमेंट्री के साथ मतलब जो essay है वो शुरू होता है, essay की बात हो रही है, ठीक है, जो फाइट है। तो पब्लिक का जो एक्साइटमेंट था, पब्लिक का जो रिएक्शन था उस मैच के दौरान, उसके ऊपर जो है हैजलिट की कमेंट्री से ऐसे शुरू होता है, और उस मैच में जो भी जो पब्लिक का जो एक्सप्रेशन है, जो एक्साइटमेंट था, जो जोश और जुनून था मतलब उस मैच को लेके, उसके बारे में मतलब जो है कमेंट्स, कमेंट्री भी यहाँ पे विलियम हैजलिट ने करी है, जो कि वहीं से ही ऐसे शुरू होता है, कॉन्ट्रास्टिंग विद हिज ओन सेंस ऑफ ड्यूटी टू विटनेस इट एज एन आर्ट फॉर्म रेदर देन जस्ट अ वायलेंस, ठीक है। तो इसको एक वॉयलेंस का रूप ना देते हुए, वॉयलेंस मतलब जो बॉक्सिंग है उसको सेंस ऑफ ड्यूटी टू विटनेस इट एज एन आर्ट, एक आर्ट के रूप में प्रेजेंट किया है, ठीक है ना भाई, इसके रूप में प्रेजेंट किया है, आर्ट, एक कला के रूप में, मतलब बॉक्सिंग एज अ कला, है ना, बॉक्सिंग फाइट एज एज एन आर्ट, ठीक है, आर्ट फॉर्म, as a source of entertainment, not only the source of entertainment but uh, also an art form, है ना, the sense of pride, the sense of duty, between the sense of nationality, उस चीज के बारे में बात करते हैं। दो देशों के बीच में कभी भी कोई इस तरह से मैच होता है, तो जो जो हमारे प्लेयर्स होते हैं, फिर जो हमारे जैसे बॉक्सिंग जो बॉक्सर हैं, जो मेन जो कैंडिडेट्स हैं, जो नेशनल जो नेशन को जो रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो सेंस ऑफ नेशनैलिटी और हमारे अंदर सेंस ऑफ ड्यूटी, हमारे कंट्री के लिए हमारा जो हमारी कंट्री के प्राइड है, गर्व है, उसको गर्वान्वित करने के लिए हम पूरा जोश और जुनून से मतलब फाइट करते हैं, पूरा उसमें जो है अपना 100% देते हैं। तो वही चीज़ मतलब वो केवल जो बॉक्सिंग है, जो बॉक्सिंग मैच के बारे में यहाँ पे आज बात हो रही है, वो केवल वॉयलेंस नहीं है, उसको वॉयलेंस का रूप नहीं दिया है, ठीक है ना, कोई ऐसा आम झगड़ा नहीं है, वो क्या है, एक मैच है, वो सेंस ऑफ ड्यूटी दोनों प्लेयर्स की के ओर से जो है वो सेंस ऑफ नेशनलिज्म भी है उसमें, और अपने अपने देश को अपने अपने जो है एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए वो दोनों आए हैं, तो वहाँ पर ये वही पब्लिक का जो एक्साइटमेंट है, और जो वहाँ पर जो पब्लिक का जो ऑब्जर्वेशन है उस चीज़ के ऊपर मतलब मतलब ये जो ऐसे शुरू होता है उसके हैजलिट के कमेंट से शुरू होता है, कमेंट्री से शुरू होता है, और यहाँ पर इस इस बॉक्सिंग मैच को वॉयलेंस ना देते हुए, वॉयलेंस का रूप ना देते हुए क्या बोला है, एक आर्ट फॉर्म बोला है, ठीक है ना, आर्ट फॉर्म, ART, कला वाला है, ठीक है ना, एक कला है, बॉक्सिंग क्या है, एक कला है, इस रूप में मतलब इसको कॉन्ट्रास्ट करते हुए दिखाया है। तो हिज नरेशन फॉलोज हिज जर्नी विद अ फ्रेंड नेम मिस्टर क्रिप, ठीक, तो मिस्टर क्रिप के साथ, जो कि एक रिटायर्ड बॉक्सर होते हैं, ये वहां जाते हैं, अदर्स थ्रू द कंट्री साइड टू रीच द मैच वेन्यू, बाकी और भी दोस्त होते हैं जिनके साथ ये मैच वेन्यू जहाँ पे मैच होता है उस प्लेस में आते हैं, ठीक है ना, तो ही एंजॉयज और ही कम्स टू वॉच और टू एक्सपीरियंस दिस वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी फेमस फाइट with his friends, along with his friends,
है ना, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स इज मिस्टर क्रिक हु इज ऑल्सो रिटायर्ड बॉक्सर, जो कि रिटायर्ड बॉक्सर होता है, वो भी इनके साथ गए होते हैं। तो अलोंग द वे, और रास्ते में वही हैजलिट एक्सप्लोर्स द ब्रिटिश फैसिनेशन, है ना, द ब्रिटिश फैसिनेशन है विद बॉक्सिंग, showing it as a source of national pride and a form of entertainment for the masses. See how important and how uh, fascinating is is the line. Hazlitt explores the British fascination with boxing. जो ब्रिटिश, जो वहाँ पर ब्रिटेन का जो लव फॉर बॉक्सिंग है, जो क्रेज है मतलब बॉक्सिंग का, उसको मतलब जो है यहाँ पर एक्सप्लोर करते हैं जाते समय, और जो है ये शो करते हैं, क्या बताते हैं, इट इज अ सोर्स ऑफ नेशनल प्राइड, हमारे नेशनल प्राइड है, ये क्या है, नेशनल प्राइड, गर्वान्वित करने वाला मतलब, है ना, और एक फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर मासेस, मासेस पब्लिक के लिए, दोनों है, ठीक है ना, क्या चीज है, नेशनल प्राइड भी है, और क्या है, सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट भी है, ठीक है ना। सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट मतलब हमारा एंटरटेनमेंट का जो भी माध्यम है, तो बॉक्सिंग मैच इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर द masses, and it was the time when the 19th century, in the early 19th century, when the craze or the fascination for boxing was at its peak in England, है ना, in Britain। तो ब्रिटेन में जो है बॉक्सिंग का काफी ज्यादा बोलबाला था, और काफी मतलब जो है लोग उसके लिए क्रेजी थे, एक एक अलग लेवल पे बॉक्सिंग मैच हुआ करते थे, है ना। तो उसी चीज के लिए मतलब जो है यहाँ पर एक दोनों चीज यहाँ पे हेजलेट बताते हैं कि इट इज अ सोर्स ऑफ नेशनल प्राइड एंड एज वेल एज अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। वंस एट द फाइट, एक बार क्या होता है फाइट में कि हेजलेट कैप्चर्स द इलेक्ट्रिक एटमॉस्फेयर, एकदम झकझोर देने वाली इलेक्ट्रिक एटमॉस्फेयर बन जाता है वहां मैच में, है ना, काफी कड़ा टक्कर बन जाता है, और फिल्ड विद स्पेक्टेटर्स फ्रॉम ऑल क्लासेस एंड बैकग्राउंड्स। तो स्पेक्टेटर जो दर्शक होते हैं, स्पेक्टेटर्स मतलब दर्शक, जो दर्शक होते हैं वे हर क्लास, यानी कि चाहे वो अपर क्लास हो, लोअर क्लास हो, मिडिल क्लास हो, हर क्लास ऑफ पीपल are observing and watching, enjoying that match from all the backgrounds of the society, from all the sections of the society were present there in this match, है ना। So Hazlitt also captures those all the sections, observes those all people who belong to different sections of the society. They were from different classes, different backgrounds of the society. So uh, it was a match where people from different class, from different backgrounds who were present there and enjoying together. That was also a sense of nationalism establishing by the people, है ना। तो भाई ही देन नरेट्स, उसके बाद नरेट करते हैं बाउट के बारे में, बाउट इटसेल्फ, और जो वहाँ पे मैच का जो बाउट होता है, राउंड होता है, उसको उसको भी एक्सप्लेन करते हैं, उसको नरेट करते हैं, ठीक है, कि किस प्रकार, डिस्क्राइबिंग ईच राउंड विद इंटेंस डिटेल, भाई बहुत गहराई से मतलब जो है हर राउंड को एक्सप्लेन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। नोटिंग द फिजिकल प्रोव एंड टैक्टिक्स ऑफ बोथ फाइटर्स। तो भाई दोनों फाइटर्स के फिजिकल जो पावर है, फिजिकल जो उनकी स्ट्रेंथ है उसको, और टैक्टिक्स हैं उनके जो टेक्निक्स वो अपना रहे हैं फाइट करते समय, है ना, उन सभी को डिटेल में मतलब एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, कौन, विलियम हैजलिट, ठीक है। अल्टीमेटली बिल नीट विंस, लेकिन जीत किसकी होती है, बिल नीट की, ठीक है, बिल नीट की जीत हो जाती है, एंड हैजलिट एक्सप्रेसेस बोथ सेटिस्फैक्शन एंड वेरीनेस फ्रॉम द एक्सपीरियंस, है ना। तो विलियम हैजलिट जो है दोनों चीजों को सेटिस्फैक्ट्री भी बताते हैं, मतलब जो मैच है वो काफी सेटिस्फैक्ट्री था, और जो वेरीनेस था फ्रॉम हिज एक्सपीरियंसेस, है ना, वेरीनेस मतलब जो होता है थकान, है ना, और उसके दोनों चीज, थकाऊ भरी जो भी चीज उसमें थी, और सेटिस्फैक्शन जो उस मैच को देखने के बाद मिला है, तो दोनों चीजें मतलब जो है इस ऐसे में एक्सप्लोर करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, ठीक। तो लेकिन जीत होती किसकी है, बिल नीट की जीत हो जाती है। तो द ऐसे क्लोजेस
with Hazlitt's reflecting on the nature of human conflict and violence. ठीक है, अभी ऐसे जो है कैसे खत्म होता है, एंड होता है विलियम हैजलिट का रिफ्लेक्शन ऑन ह्यूमन नेचर, है ना, और उनके जो कन्फ्लिक्ट्स हैं, उनके जो छोटे छोटे झगड़े हैं मानव के लाइफ में, जो कन्फ्लिक्ट्स हैं और जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, और जो वायलेंस है, ठीक है, जो वायलेंस है उस चीज के बारे में मतलब जो है यहाँ पर इस नोट पे मतलब विलियम हेजलिट अपने ऐसे को खत्म करते हैं। ठीक, हिंटिंग एट द ब्लेंड ऑफ ब्रुटैलिटी एंड आर्टिस्ट्री ही ऑब्जर्व, जो भी उन्होंने ऑब्जर्व किया, द ब्लेंड मतलब होता है मिक्सिंग, द essay means the essay is both, the essay is filled with brutality of the boxing match and artistry form, है ना, artistic form of the match, both are described beautifully in this essay। तो जो ऐसे खत्म होता है वो इस नोट पर खत्म होता है कि भाई किस प्रकार से हमारे लाइफ में इतने कन्फ्लिक्ट्स हैं, झगड़े हैं, वायलेंस है ना, और ब्रुटैलिटी मतलब होता है जो हमारी जो विनाश भरी चीजें होती हैं, ठीक है, और दोनों आर्टिस्ट्री जो चीजें होती हैं, जो ऑब्जर्व उन्होंने उस मैच में किया, है ना, उस चीज को जो है यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं, और इस तरह से मतलब इस ऐसे को खत्म करते हैं। एक मिनट है, समझ में आ गया ना, आपको समझ में आया? द फाइट में क्या है, एक बॉक्सिंग मैच है जो कि बिल नीट और टॉमस हिकमैन के बीच में होता है, और विलियम हैजलिट जो है उस मैच के हर स्टेजेस को और हर बाउट और हर जो है राउंड को बड़े ही डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, और अपना जो थ्रिल है उस मैच का उसको एक्सप्लेन करते हैं, जो ऑब्जर्वेशन है, जो मैच का अ, जो लोग मैच को देख के लोगों का एक्साइटमेंट है, जो उनका उनका जो एक्सपीरियंस है ना, उसको बड़े ही डिटेल से मतलब बताते हैं इस ऐसे में, और एक्सप्लोर करते हैं जो ब्रिटिश फैसिनेशन फॉर बॉक्सिंग मैच, है ना, एट दैट टाइम इन रोमांटिक एरा, स्पेशली saying it as showing it as the national pride and the form of entertainment for public, to both as both from, I mean, drawing from national pride and the source of entertainment, the boxing match has been drawn beautifully in this essay। तो भाई विलियम हैजलिट ने पूरा एक इलेक्ट्रिक एटमॉस्फेयर भी उसको बताते हैं, कैसे एक्सपेक्टेटर्स फ्रॉम बिलोंगिंग फ्रॉम डिफरेंट क्लासेस एंड डिफरेंट बैकग्राउंड्स ऑफ द सोसाइटी come together and enjoy the match all together, showing or seeding the sense of duty or the sense of pride, है ना, द सेंस ऑफ एंटरटेनमेंट ऑल टुगेदर। तो एक साथ था उन चीज़ों का ये सब चीज़ें बताते हैं। अब यहाँ पे हमने एनालिसिस, वही एनालिसिस आ सकता है एग्जाम में, तो एनालिसिस इसका अगर हम देखें तो किस प्रकार से यहाँ पर इस ऐसे में उन्होंने चीज़ें एक्सप्लोर की हैं, उसको डिटेल से अगर हम देखें तो भाई यहाँ पे एक्सप्लोरेशन ऑफ क्लास एंड सोशल कमेंट्री, है ना, पहला यहाँ पे हेडिंग वाइज मैंने उसको बनाया है ताकि आपको थोड़ा सा उसको सेग्रीगेट करने में और चीज़ों को ड्रॉ करने में आसानी रही, है ना। तो एक्सप्लोरेशन ऑफ क्लास एंड सोशल कमेंट्री, पहली हेडिंग, हैजलिट यूजेस द ऐसे टू कमेंट ऑन क्लास डायनेमिक ऑफ हिज टाइम, है ना, क्लास यानी कि सोसाइटी में कितने किस टाइप से जो जो टाइम जो चल रहा था उस समय इंग्लैंड में या फिर ब्रिटेन में, पूरे ब्रिटेन में, है ना, तो उसमें क्या क्या उतार चढ़ाव और क्या क्या वहाँ पे उस टाइम पे चीज़ें हो रही थी, उन सभी पे जो है ये ऐसे एक कमेंट के रूप में लिखा है इन्होंने, है ना, यूजेस द ऐसे टू कमेंट ऑन द क्लास डायनेमिक्स, जो भी ऊपर जो क्लास सोसाइटी के जो वेरिएशंस हैं, है ना, उसके बारे में, उस टाइम पीरियड के बारे में उन्होंने बताया है। बॉक्सिंग देन एज एन एंटरटेनमेंट ऑफ बोथ नोबिलिटी एंड कॉमनर्स becomes a lens through which he examines the mixing of social classes, है ना। देखिए उस मैच को देखने के लिए अलग अलग जो है बैकग्राउंड से लोग थे, अलग अलग क्लासेस से, अपर क्लास भी था, मिडिल क्लास भी था उस मैच को मैं देखने के लिए, और सब एक साथ मतलब जो है उस मैच को देख रहे हैं। तो वही जो डायनेमिज्म है उस क्लास का, सोसाइटी का, उस टाइम का, उस टाइम पे
जो मिक्सिंग ऑफ सोशल क्लासेस है ऑल टुगेदर इन वन बैनर है ना, अंडर वन बैनर, तो पीपल बिलोंगिंग फ्रॉम डिफरेंट क्लासेस बैकग्राउंड्स अंडर coming to watch the match इन मेन एक बैकग्राउंड पे यानी कि एक पटल पे सब लोग आ रहे हैं, तो उस चीज को भाई जो बॉक्सिंग है वो एक एंटरटेनमेंट का सोर्स तो है ही, ठीक है, लेकिन साथ साथ में जो है कि क्या कहते हैं ऑफ बोथ एंटरटेनमेंट ऑफ बोथ नोबिलिटी और कॉमनर्स है ना, जो उच्च क्लास के जो लोग हैं उनके लिए और कॉमनर्स के लिए भी, जो कॉमन लोग हैं, जो मिडिल क्लास है लोअर मिडिल क्लास जो लोग हैं उनके लिए भी सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट था बॉक्सिंग। अर्ली 19th सेंचुरी की बात हो रही है, ठीक है, और वो क्या बन गया था, बिकम अ लेंस थ्रू विच ही एग्जामिन्स, और यही मतलब जो है इसी के थ्रू ये एग्जामिन करते हैं किस प्रकार से मिक्सिंग ऑफ सोशल क्लासेस, मतलब इंग्लैंड में उस समय था, है ना, स्पेक्टेटर्स ऑफ ऑल काइंड्स गैदर टू वॉच द मैच, है ना, स्पेक्टेटर मतलब होता है दर्शक, दर्शक ऑफ ऑल काइंड्स, हर प्रकार के जो दर्शक हैं, है ना, गैदर होते हैं मतलब इकट्ठा होते हैं वॉच मैच देखने के लिए, है ना, तो हैजलिट कैप्चर करते हैं द पैशन, जो वहां का मैच देखने के लिए जो पैशन था, जो क्रेज था, है ना, रॉ एंथुजियाज्म दैट ब्रिजेस द सोशल डिवाइड, है ना, तो वही जो रॉ एंथुजियाज्म है जिसने कि जो है सोशल सोसाइटी को डिवाइड कर दिया है ना, और तो उस चीज को मतलब वो कैप्चर करते हैं, क्या क्या, हैजलिट कैप्चर्स द पैशन एंड रॉ एंथुजियाज्म, है ना, उत्सुकता, उत्सुकता, एंथुजियाज्म मींस उत्सुकता मैच को देखने के लिए, फिर बॉक्सिंग को देखने के लिए, है ना, दैट ब्रिजेस द सोशल डिवाइड, और वही उसी चीज ने मतलब जो है जिसने सोशल डिवाइड को ब्रिज किया है, यही चीज क्या है, मतलब जो पैशन और एंथुजियाज्म एक ब्रिज है ना, सोशल सोसाइटी का, तो उस चीज को मतलब जो है एक ब्रिज के रूप में दिखाया है भाई, कि किस प्रकार से सभी का जो कॉमन जो इंटरेस्ट है, जो पैशन है, वो क्या है, वो मैच के प्रति वो एक ही है ना, इसीलिए क्या क्या बोला है उन्होंने, तो ब्रिज बोला है, तो भाई हिज ऐसे दस रिवील्स बॉक्सिंग एज अ सोशल इक्वलाइजर, है ना, तो ये क्या बोला है, बॉक्सिंग एज अ सोशल इक्वलाइजर अपीलिंग टू एवरीवन डिस्पाइट क्लास डिस्टिंक्शंस, तो भाई क्लास डिस्टिंक्शंस होने के बाद भी क्लास में जैसे अपर क्लास लोअर क्लास मिडिल क्लास अलग अलग विभेद होने के साथ साथ के बाद भी क्या है, बॉक्सिंग मैच को सोशल इक्वलाइजर बोला है, यानी कि सोशल जो बॉक्सिंग मैच है उसने जो सोसाइटी है वो एक इक्वल पटल पर ले आया है ना, सोसाइटी है उसको इक्वल जो है एक सेम पटल पे मतलब जो है वो ले आई है, ठीक है, I mean despite being from different classes and different backgrounds, boxing match has brought those all the people uh, belonging from different class all together under one banner, है ना, making them equal, है ना, मेकिंग देम इक्वल, तो उन्हें एक इक्वल बनाने में, इक्वल प्लेटफॉर्म पे समान रूप से लेकर आने में जो है बॉक्सिंग जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है, यही चीज को मतलब जो है बड़े ही ब्यूटीफुली वो डिस्क्राइब करते हैं, तो समझ में आ रहा ना आपको, ठीक है। दूसरा टॉपिक हम देखते हैं पर्सनल रिफ्लेक्शन एंड द रोमांटिक आइडियल, है ना, तो पर्सनल रिफ्लेक्शन मतलब हैजलिट का पर्सनल थॉट, पर्सनल एक्सपीरियंस उस ऐसे को लेके, फिर सॉरी उस मैच को लेके वो भी इसमें रिवील किया है, और रोमांटिक आइडियल उस टाइम पीरियड पे जो है किस प्रकार से यहाँ पर उस समय चीजें चल रही थी उन चीजों को भी, जैसे पर्सनल सब्जेक्टिविटी, और जो है जो ह्यूमन ह्यूमन नेचर एक्सपीरियंसेस आउटर नेचर की बात जो हम करते हैं रोमांटिक एज में, तो उसकी बात भी यहाँ पे करी है मेनली, हम यहाँ पर देखेंगे तो पर्सनल रिफ्लेक्शंस, है ना, उस मैच को लेते हुए विलियम हैजलिट क्या करते हैं, हैजलिट फिल्स द एसे विद एलिमेंट्स ऑफ रोमांटिसिज्म स्पेशली थ्रू हिज इंटेंस इंडिविजुअल रिएक्शन टू द इवेंट, है ना, तो भाई इंडिविजुअल रिएक्शन को भी कैप्चर करते हैं मैच में, हर किसी के ऑब्जर्वेशन रिएक्शन मैच को लेके, और जो जोश था मतलब उस मैच में दोनों
प्रतिद्वंदियों की ओर से, है ना, उस मैच में दोनों को ही मतलब चीजें इसमें लेकर आए हैं। तो हैजलिट फिल्स द एसे विद द एलिमेंट्स ऑफ रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म के जो एलिमेंट्स थे कौन कौन से थे, मैंने बताया कि सब्जेक्टिविटी, पर्सनल थॉट, है ना, पर्सनल ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंसेस, और साथ साथ में आउटर नेचर। तो दोनों, हर चीज को मतलब जो है यहाँ पर एक्सप्लोर किया है रोमांटिसिज्म के एलिमेंट्स को, और जो है इंडिविजुअल रिएक्शन को भी यहाँ पे एक्सप्लोर किया है, एक्सप्रेस किया है उस इवेंट का। और ही पोर्ट्रेज द फाइट एज अ जर्नी, क्या बताया है, फाइट को एक जर्नी के रूप में यहाँ पे चित्रित किया है और चित्रण किया है। पोर्ट्रे करना मतलब चित्रण करना, है ना। तो फाइट को क्या बोला, क्या किस तरह से दिखाया है, एक जर्नी के रूप में दिखाया है, फिल्ड विद विविड लैंडस्केप्स एंड इमोशनल हाइज एंड लोज, है ना, ऑलमोस्ट लाइक अ पिलग्रिमेज, है ना, जैसे कि एक तीर्थ स्थल होता है ना, जैसे कि एक तीर्थ स्थल होता है, उसी तरह से मतलब जो है इसको इस फाइट को दिखाया है, और इस जो है मैच को दिखाया है, जो कि अलग अलग लैंडस्केप्स, और लैंडस्केप्स मतलब होता है जगह जगह, है ना, जियोग्राफिकल जो जो प्लेसेस होते हैं, स्पेशली जैसे कह सकते हैं कि खास ऐसे जो कुछ जगह होती हैं, जियोग्राफिकल हेरिटेज हम कह सकते हैं, जो लैंडस्केप, अलग अलग प्लेसेस, इमोशनल हाइज, है ना, इमोशनल हाइज एंड लोज, लोगों के जो उस मैच को लेके जो इमोशंस थे, किसी के जो है कोई जीता कोई हारा, है ना, तो उस मैच में किस प्रकार से जो जो इमोशंस लोगों के थे, वो उस चीज़ को मतलब जो है काफ़ी बखूबी इसमें एक्सप्रेस किया है इस ऐसे में, जैसे कि एक पिलग्रिमेज के रूप में मतलब जो है इसको दिखाया है, ठीक है ना, पिलग्रिमेज के रूप में इस ऐसे को मतलब इस फाइट को दिखाया है। आवाज क्लियर है ना। पिलग्रिमेज मतलब होते हैं वैसे तो तीर्थ यात्रा, है ना, मतलब एक जर्नी को दिखाया है ना, मतलब फाइट को एज अ जर्नी, एक तीर्थ यात्रा, इसको। आवाज क्लियर होगी। तो लोगों के इमोशंस, हाई और लो इमोशंस लैंडस्केप के रूप में, और जो है एक तीर्थ यात्रा के रूप में मतलब जो है इस फाइट को दिखाया है। दिस पर्सनलाइज्ड स्टोरी टेलिंग लेट्स Hazlitt reflect on his own motivations and feelings, highlighting this internal conflict. He is both repelled by and irresistibly drawn to the violence of the sport. तो जो है हैजलिट के खुद का रिफ्लेक्शंस और खुद के मोटिवेशंस, फीलिंग्स, हाईलाइटिंग इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स, है ना, अपने इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स को हाईलाइट करते हुए दोनों जो है चीज़ों को, स्पोर्ट्स में जो भी चीज़ें मतलब होती हैं उससे, जैसे जो इमोशंस हैं हाई एंड लो, उन सभी चीज़ों को मतलब जो है यहाँ पर क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, है ना, इस ऐसे में। तो भाई इसीलिए मतलब जो है विलियम हैजलिट जाने जाते हैं क्रिटिक, ऐसे ही नहीं जाने जाते, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि खेल में जो हमारे जो गेम्स में जो इंटरनल कंफ्लिक्ट होता है प्लेयर्स का, है ना, और जो इमोशंस होता है, और जो पब्लिक इमोशंस होते हैं, ठीक है, और जो स्पोर्ट्स में होने वाले जो वायलेंस है, उस चीज़ को मतलब जो है यहाँ पे बखूबी मतलब जो है एक्सप्लोर किया है, एक्सप्रेस किया है इस ऐसे में। तीसरा फिजिकलिटी एज एन आर्ट, है ना, क्योंकि भाई यहाँ पर कोई भी मैच होता है, चाहे बॉक्सिंग हो चाहे किसी भी प्रकार का स्पोर्ट हो, so we need to be physically fit, है ना, so being physically fit is also an art as described by William Hazlitt. So physicality as art यहाँ पे एक हेडिंग हमने बना ली है। जैसे Hazlitt's description of the fight is notable for its detail
एंड एप्रिसिएशन फॉर द फाइटर्स टेक्निक्स, है ना। तो भाई फाइटर्स की जो टेक्निक्स हैं, किस प्रकार से उन दोनों फाइटर्स ने फाइट करने के लिए जो अपने बॉक्सिंग की जो टेक्निक्स हैं उसको उस मैच में लगाई, हर चीज़ को मतलब जो है जो डिस्क्रिप्शन है उसको हैजलिट ने यहाँ पे दिया है। तो हैजलिट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ द फाइट इज नोटेबल, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फॉर इट्स डिटेल एंड एप्रिसिएशन ऑफ द फाइटर्स टेक्निक, वो दोनों चीज़ें मतलब जो है हर चीज़ को डिटेल में मतलब एक्सप्रेस किया है, और जो तारीफ की है, एप्रिसिएशन भी दिया है फाइटर्स की टेक्निक्स को लेके, है ना, हर बाउट को, हर जो है राउंड को मतलब काफ़ी डिटेल में एक्सप्रेस किया है। तो वहाँ पर किस प्रकार के टेक्निक्स मतलब दोनों फाइटर्स यूज़ कर रहे हैं, तो उनकी भी तारीफ की है। तो इसीलिए मतलब जो है हैजलिट के हर जो सीन है, हर फाइट का जो राउंड है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब जो है डिस्क्रिप्शन उसका, क्योंकि हर चीज को मतलब जो है एक्सप्लोर किया है ना। ही डिस्क्राइब्स ईच पंच एंड पैरी विद पेनिटेरली और पेंटेरली अटेंशन एज दो ही वर डिस्क्राइबिंग अ bellet और पेंटिंग, है ना। तो भाई देखो किस गहराई से हर पंच को मतलब जो है, हर पंच और हर एक टेक्निक किस प्रकार से मतलब जो है हेजलेट ने उसको एक्सप्रेस इस प्रकार से एक्सप्रेस किया है कि जैसे कि जो हमारा पेंटिंग का जो बैलेट होता है ना, यानी कि जो जो जैसे डिटेल्स हम पेंटिंग करते हैं तो कोई हर चीज डिटेलिंग का ख्याल रखते हैं ना, तो उसी तरह से मतलब वो कहते हैं कि, है ना। तो बैले का जो बैले एक फॉर्म होता है ना, डांस फॉर्म होता है, वैसे जो बैले लिखा है ये बैले, तो बैले एक डांस फॉर्म है। और पेंटिंग जो है हमें पता ही है एक आर्ट है। तो भाई हर पंच को वो डिस्क्राइब करते हैं, क्या करते हैं, हर पंच को डिस्क्राइब करते हैं, इस प्रकार डिस्क्राइब करते हैं कि जैसे कि पेंटिंग में हम चीज़ों को डिटेल से डिस्क्राइब करते हैं ना, जैसे कोई डांस फॉर्म में डिटेल से। और पैरे हर बचाव को, हर पंच का जो उसका जवाबदेही में जो बचाव है ना, उसको डिस्क्राइब करते हैं। और हर चीज़ को काफ़ी अटेंटिवली उसको ऑब्जर्व करने के बाद क्या है कि ऐसे डिटेल्स मतलब हमने उसको एक्सप्रेस किया है भाई। जिस प्रकार से कोई डांस फॉर्म, बैले डांस फॉर्म जो है उसको जैसे पेंटिंग में हम चीज़ों को काफ़ी जो है गहराई से उसको डिटेल्स से उसको करते हैं, तो उसी तरह से हर पंच को, हर बचाव को मतलब जो है बखूबी डिस्क्राइब किया है, बहुत गहराई से डिस्क्राइब किया है। फॉर हैजलिट बॉक्सिंग बॉक्सिंग इज एन आर्ट फॉर्म दैट रिफ्लेक्ट्स ह्यूमन स्ट्रेंथ, है ना। तो हैजलिट कहते हैं कि भाई जो बॉक्सिंग है वो क्या है, एक आर्ट फॉर्म है, और जो कि ह्यूमन स्ट्रेंथ को, हमारी स्ट्रेंथ को रिफ्लेक्ट करता है, एंड्योरेंस को रिफ्लेक्ट करता है, और स्पिरिट को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है ना। तो देखिए बॉक्सिंग, एवरी स्पोर्ट इज एन आर्ट, है ना। इवन बीइंग फिजिकली स्ट्रांग एंड टेक केयरिंग अबाउट आवर फिजिकल स्ट्रेंथ इज आल्सो एन आर्ट। तो इसी तरह से वो कहते हैं कि जो है भाई हमारे जो जो स्ट्रेंथ है, ह्यूमन स्ट्रेंथ है ना, वो दिखाता है। हमारा जो जो एंड्योरेंस है ना, एंड्योरेंस मतलब हमारा जो धैर्य है ना, हमारी जो स्पिरिट है उसको दिखाता है, ठीक। The appreciation of physicality and the grace of combat suggest Hazlitt's romantic admiration for the sublime in human strength and determination। तो भाई ये सब चीज़ें मतलब जो है जो फिजिकल स्ट्रेंथ का जो एप्रिसिएशन मतलब जो है हैजलिट ने किया है, और जो कॉम्बैट जो ग्रेस ऑफ कॉम्बैट है, जो जो बाउट है, और जो मैच है, वो क्या कहते हैं, जिस प्रकार से उसने दिखाया है ह्यूमन स्ट्रेंथ को, है ना, और ह्यूमन डिटर्मिनिज्म को, उनकी दृढ़ता को, है ना, संकल्प शक्ति को दिखाया है, वो काबिले तारीफ है, मतलब, है ना। सजेस्ट हैजलिट्स रोमांटिक एडमिरेशन फॉर द सब्लाइम इन ह्यूमन स्ट्रेंथ एंड डिटर्मिनेशन। तो भाई काफ़ी देखिए कितना इम्पोर्टेंट चीज़ें मतलब जो है हैजलिट ने यहाँ पे एक केवल मैच के द्वारा बता दी है। और बॉक्सिंग इज एन आर्ट जो कि हमारे स्ट्रेंथ को दिखाता है ना, कितनी गहरी बात है। तो बॉक्सिंग को भी एक आर्ट के रूप में मतलब इन्होंने सजेस्ट किया है। और बात करते हैं मॉरल एम्बिग्विटी
और ह्यूमन कंडीशंस, है ना। अगला हेडिंग समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है ना? चलिए ठीक है। तो अगला हेडिंग मॉरल एम्बिगुइटी। एम्बिगुइटी मतलब होता है सेंस ऑफ कंफ्यूजन, है ना। सेंस ऑफ कंफ्यूजन, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, मतलब जो है अस्पष्ट हम जब चीजों से होते हैं, है ना। तो नैतिक अस्पष्टता और ह्यूमन कंडीशन के बारे में बताया है। तो मॉरल एम्बिगुइटी और ह्यूमन कंडीशन। थ्रू आउट द essay, Hazlitt grapples with the moral implications of boxing. He questions the violence and aimlesstic instincts displayed, yet he is drawn to the spectacle and spirit of competition. His admiration for the sport's intensity reflects a broader, somewhat romantic idea that human beings are both creative and destructive, noble and savage. तो भाई देखो इसमें ऐसा है ना, ह्यूमन एम्बिग्विटी मतलब मॉरल एम्बिग्विटी, और हमारे जो ह्यूमन कंडीशंस हैं, है ना, उसके बारे में इसमें बताया है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि हैजलिट ग्रेपल्स विद द मॉरल इम्प्लीकेशंस ऑफ बॉक्सिंग, है ना। तो भाई क्या हमारे बॉक्सिंग के जो मॉरल इम्प्लीकेशंस हैं उसके बारे में बताते हैं, हमारे जो रूल्स जो नॉर्म्स है ना जो उसमें होने चाहिए उसके बारे में बताते हैं। और वो क्वेश्चन करते हैं द वॉयलेंस एंड एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट को, है ना। किस प्रकार से एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट मतलब होता है आप जो एनिमल एनिमल जो हिंसक, है ना, जो क्या कहते हैं उसको प्रवृत्तियां होती है जो एनिमल की, जो मारने की जो प्रवृत्ति होती है ना, उस पर सवाल उठाते हैं। क्योंकि वॉयलेंस बॉक्सिंग अ, एक प्रकार का क्या है, फाइट है। तो उस फाइट में हम लोग देखते हैं कि एक सेंस ऑफ वॉयलेंस तो होता ही है ना। और एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते हैं। तो ही ऑल्सो क्वेश्चंस द वॉयलेंस। तो वही उस वॉयलेंस को और उस हिंसा को, है ना, और जिस प्रकार से वो पशुवत जो है जो प्रवृत्तियां होती हैं उनको अपनाते हैं, है ना। तो उसी तरह से उसको जो डिस्प्ले किया गया है काफी अलग तरह से। और उसमें भी जो है येट ही इज ड्रॉन टू द स्पेक्टिकल एंड स्पिरिट ऑफ कंपटीशन। उसमें भी मतलब जो है जो ऑडियंस को जो जो सेंस ऑफ कंपटीशन है उसकी जो स्पिरिट है, मतलब जो है फिर भी वो लोग वो देखते हैं, लोग देखते हैं, है ना। एक एक क्या कहते हैं, तमाशे के रूप में मतलब हम उन चीज़ों को देखते हैं। और जो सेंस ऑफ कंपटीशन है उसको लेके मतलब हम उसके और क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं ना। उन जो है उस बाउट की ओर या फिर ऐसे मैचेस की ओर हम क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। तो दोनों चीज़ें मतलब जो है ही इज ड्रॉन टू द स्पेक्टिकल्स एंड द स्पिरिट ऑफ कंपटीशन, दोनों। और मतलब जो है वो अट्रैक्ट होता है जो सेंस ऑफ वायलेंस है या फिर सेंस ऑफ कंपटीशन है, ठीक। द स्पिरिट ऑफ कंपटीशन है, कंपटीशन की जो फीलिंग है उसमें। तो हिज एडमिरेशन फॉर द स्पोर्ट्स, उनकी जो एडमिरेशन है स्पोर्ट्स के प्रति, है ना, इंटेंसिटी रिफ्लेक्ट्स ब्रॉडर एंड समवट रोमांटिक आइडिया, है ना। वो काफी ब्रॉडर रिफ्लेक्ट होती है और जो है जो रोमांटिक आइडिया दैट ह्यूमन बीइंग आर बोथ क्रिएटिव एंड डिस्ट्रक्टिव, नोबल एंड सैवेज, है ना। रचनात्मक भी है, वो चीज बताते हैं कि भाई ह्यूमन बीइंग दोनों चीज है, क्रिएटिव तो है, रचनात्मक है, क्रिएटिव, और क्या है, विनाशकारी भी है, डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव मतलब होता है डिस्ट्रक्शन, डाइवर्जन, और जो है बर्बर, है ना, जैसे सैवेज है, बर्बर भी है, और जो है महान भी है, और जो है भटकाव भरा भी है ना, विनाशकारी भी है। तो रोमांटिक एज में सब कितने सब चीजें मतलब जो है हम देखते हैं कि ह्यूमन जो अ, जो ह्यूमन बीइंग है वो हेजली बताते हैं कि आर बोथ क्रिएटिव एंड डिस्ट्रक्टिव। रचनात्मक तो है ही, क्रिएटिव तो है, साथ में डिस्ट्रक्टिव भी है ना, विनाशकारी भी है। नोबल तो है ही, महान तो है ही,
लेकिन सैवेज भी है। सैवेज मतलब बर्बर होता है ना, बर्बर। बर्बर मीन्स जो है बर्बरता, जो नेगेटिव चीजें फैलाते हैं, गलत चीजें करते हैं, है ना, गलत तरह से चीजों को करते हैं। तो अगला अगर हम इनकी लैंग्वेज देखें, लैंग्वेज और स्टाइल, हेजलिट के लिखने का जो तरीका है, फिर स्टाइल है ना, वो कैसा है। तो भाई हेजलिट हेजलिट्स प्रोज इन द फाइट इज फिल्ड विद एनर्जी, है ना, क्योंकि भाई एक फाइट है, मैच है, उसमें जोश जुनून है, और जो है लोगों के कमेंट्स हैं, लोगों का वहाँ पे एक्सप्रेशन है, उनका हर क्या कहते हैं, हर बाउट पे, और हर जो है उनकी फीलिंग्स हैं, उनके इमोशंस हैं जुड़े हुए, पूरा एनर्जी से भरा हुआ है उनका, ऐसे है ना। विद वर्बल डेक्सटेरिटी, वर्बल फुलनेस, है ना, स्किलफुलनेस, शब्दों की जो है हम कहते हैं ना कि वाक्पुटता, वाक्पुटता, विद हम कहते हैं वाक्पुटता, भाई बात करने का, बात करने में जवाबदेही, तुरंत जवाबदेही हम जो कर देते हैं ना, तुरंत, जैसे कि हम जैसे ही सवाल पूछा वैसे ही जवाब दिया, है ना, तो वाक्पुटता काफी स्ट्रांग है मतलब इनकी, ठीक है ना, विलियम हेजलिट की। ऐसे ही विविड इमेजरी, अलग अलग प्रकार की इमेजरी, है ना, इमेजेस क्रिएट करते थे, जैसे कि हम बॉक्सिंग की बात करते करेंगे तो वैसे ही हम, हमारे आंखों में ऐसे ऐसे चित्र बनने शुरू हो जाएंगे, बॉक्सिंग और फाइट और अबाउट और हर चीजों को डिटेल में एक्सप्रेस करते हुए, तो वैसे ही मतलब चीजें हमारे आंखों में बनने शुरू हो जाती हैं। ट्रांसपोर्टिंग रीडर्स इनटू द रिंग, है ना, वो सीधे रीडर्स को कहाँ ले आते हैं, रिंग में ले आते हैं। ऐसे चीजों को, और चीजों को इस तरह से मतलब एक्सप्लेन एक्सप्लेन करते हैं, तो कि मतलब जो है रीडर की आंखों में वो दृश्य बन जब बन जाते हैं, और रीडर तुरंत मतलब जो है उस रिंग पर खुद ही पहुंच जाते हैं, मतलब अपने आंखों पे ही वो सब चीजें, जो मैच हो रहा होता है तो वहां पर वो इमेजिन कर लेते हैं पूरा। तो कितना मतलब गहराई से चीजों को बताया है कि हम उन चीजों को खुद ही फील कर लेते हैं पढ़ते हुए, है ना। तो his enthusiastic almost poetic language embodies the excitement and brutality of the match, ठीक है। तो उनका जो enthusiastic ऑलमोस्ट पोएटिक लैंग्वेज जो है ना, एंथुजियास्टिक मतलब काफी उत्सुक कर देने वाला, और ऑलमोस्ट पोएटिक लैंग्वेज मतलब कि इसमें पोएटिक लैंग्वेज यूज करी है, जैसे कि लैंग्वेज में पोएट्री की जो लैंग्वेज यूज होती है, कविताओं में जो भाषा यूज होती है, उसी प्रकार की भाषा मतलब प्रोज में भी इन्होंने करी है। और वो क्या लेकर आती है, एक्साइटमेंट और ब्रुटैलिटी ऑफ द मैच, है ना, मैच को देखते हुए एक्साइटमेंट भी और ब्रुटैलिटी, उसकी जो विनाशकारी चीजें हैं, है ना, उसकी जो विध्वंसक चीजें हैं, उसको भी मतलब जो है मैच के हमने रखते हैं। ही यूजेस अ कन्वर्सेशनल टोन, है ना, कन्वर्सेशनल टोन यूज करते हैं, जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, है ना, कन्वर्सेशन कर रहे हैं, उसी तरह से वो टोन यूज करते हैं। फिल्ड विद आइडियोमेटिक एक्सप्रेशंस एंड ह्यूमर, मेकिंग द ऐसे बोथ एक्सेसिबल एंड एंगेजिंग, है ना, ऐसे चीजें आइडियोमेटिक, ऐसे इडियम्स यूज होती हैं, इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस यूज करते हैं, है ना, और इडियम्स मतलब जो है कहावतों है, और ह्यूमर, है ना, हास्यास्पद चीजों को यूज करते हैं, और कहावतें और ह्यूमर को यूज करते हैं, ताकि वो चीज दोनों समझ में आए और इंगेजिंग भी रहे, है ना, समझ में भी आए ऐसे, और जो है काफी इंगेजिंग भी रहे। इसीलिए मतलब जो है अ, इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए लैंग्वेज में भी काफी वेरिएशन एक्सपेरिमेंट इन्होंने किए हैं। अब एक थीम के लेके अगर हम बात करेंगे फाइट में, थीम कौन कौन सी है हमने बात कर ली, वॉयलेंस है इसमें, है ना, वॉयलेंस एंड ब्यूटी, वॉयलेंस तो है ही, है ना, वही कोई फाइट होगा तो वॉयलेंस होगा, सेंस ऑफ वॉयलेंस आएगा ही। और काफी ब्यूटीफुली मतलब जो है इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है ना। तो भाई एक सेलिब्रेशन है बॉक्सिंग, देखो क्या लिखा है कि हैजलेट प्रेजेंट्स द ब्रुटैलिटी ऑफ बॉक्सिंग अलोंगसाइड अ सेलिब्रेशन ऑफ इट्स ब्यूटी, है ना, ब्रुटैलिटी, उसकी जो चीजें हैं, विनाशकारी जो चीजें हैं, विनाशक जो चीजें हैं बॉक्सिंग की, वो तो प्रेजेंट किया ही है, साथ में उसकी ब्यूटी भी उसको प्रेजेंट किया है। दिस डुअलिटी फाइंडिंग आर्टिस्ट्री इन वॉयलेंस इज अ सेंट्रल ऑफ रोमांटिक fascination with extremes, है ना, बॉक्सिंग becomes a metaphor for life's struggle and victories, embodying the romantic notion of the sublime। भाई बॉक्सिंग इज अ मेटाफर, है ना, ऑफ लाइफ, हमारे लाइफ में कई सारे स्ट्रगल्स और
भाई वॉयलेंस है, उस चीज को भी तो मतलब उन्होंने बताया है वहां पे। और साथ में हम कई सारे अचीवमेंट्स है हमारे, उन चीजों को भी मतलब जैसे कि एक जीता और एक हारा है ना उस मैच में, वो चीज भी तो एक्सप्रेस किया है। तो हर चीज को मतलब जो है इस फाइट को, इस डुअलिटी को आर्टिस्ट्री इन वॉयलेंस बोला है, फाइंडिंग आर्टिस्ट्री इन वॉयलेंस, है ना। उस बाइट में भी, उस बाउट में भी, और उस फाइट में भी आर्टिस्ट्री है ना, आर्टिस्ट्री है, मतलब इट इज एन आर्ट, बॉक्सिंग इज एन आर्ट बोला ना हमने, क्या बोला, बॉक्सिंग इज एन आर्ट, बॉक्सिंग इज एन आर्ट। तो आर्टिस्ट्री, अ सेंस ऑफ आर्ट इज ड्रॉन इन दैट वॉयलेंस, है ना, उस वॉयलेंस में भी, उस झगड़े में भी आर्टिस्टिक फॉर्म को ढूंढ लेना, ये क्वालिटी है हैजलिट की भाई, है ना। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे दिखाई हैं, और पब्लिक स्पेक्टिकल, कलेक्टिव एक्सपीरियंसेस को, कलेक्टिव सभी का एक्सपीरियंसेस को उसमें दिखाया है। आइडेंटिटी एंड मैस्कुलिनिटी दिखाया है, मैस्कुलिनिटी मतलब एक मैन पावर दिखाई है ना। और कन्फ्लिक्ट बिटवीन सिविलाइजेशन, ये थीम है इनके। इस थीम पर अब हम खुद ही जो जो सब्जेक्ट मैटर है खुद ही हम बना सकते हैं, किस किस सब्जेक्ट पे लिखा है, मतलब क्या क्या थीम है, मतलब इसकी कन्फ्लिक्ट बिटवीन सिविलाइजेशन एंड नेचर, है ना, दोनों सभ्यताओं के बीच में कन्फ्लिक्ट, झगड़ा होता है, कन्फ्लिक्ट, है ना, और नेचर के बीच में। तो हैजलेट ऑब्जर्व बॉक्सिंग एज बोथ सिविलाइज्ड स्पोर्ट एंड अनसिविलाइज्ड ब्रॉड। देखो, अब बॉक्सिंग है, बॉक्सिंग में सिविलाइज्ड मैनर में तो क्या ही है, आदमी जो है एक तो जब कंपटीशन होगा एक सिविलाइज्ड मैनर में तो फाइट करेगा, लेकिन एक अनसिविलाइज्ड, एक दूसरे को मारने की जो जो सेंस रहेगा, जो प्रवृत्ति रहेगी, है ना, वो अनसिविलाइज्ड रहेगा, अनसिविलाइज्ड मैनर ऑफ ऑफ द ब्रॉल, है ना, ऑफ द बाउट, वो वहां से दिखाई देगा। और क्योंकि वो एक फिक्स खास तौर पे एक नियमबद्ध तरह से मतलब फाइट होती है, तो एक सिविलाइज्ड फाइट भी उसको बताया है ना। तो इस तरह से दोनों चीज, सिविलाइज्ड और अनसिविलाइज्ड फाइट, दोनों इसमें जो है हैजलिट ने बताया है। ठीक है, बस बाकी ये है। बाकी कंक्लूजन की अगर हम बात करते हैं, कंक्लूजन, द फाइट बाय विलियम हैजलिट इज नॉट जस्ट एन अकाउंट ऑफ बॉक्सिंग मैच, केवल बॉक्सिंग मैच के बारे में ही नहीं है, लेकिन क्या है, एक्सप्लोरेशन ऑफ ह्यूमन नेचर भी है ना, हमारे जो ह्यूमन नेचर का एक्सप्लोरेशन भी है, उसको भी एक्सप्लोर करते हैं कि भाई हमारा, हमें कन्फ्लिक्ट, हमारे अंदर की जो कन्फ्लिक्ट्स की भावना है ना, कन्फ्लिक्ट की जो भावना है, और हमारे अंदर जो स्ट्रगल, स्ट्रगल का जो जो है क्या कहते हैं, दौर है, या फिर स्ट्रगल का जो टाइम है हमारा, या फिर वॉयलेंस है ना, तो वॉयलेंस है हमारा। तो और एक दूसरे से जो हमारा जैसे क्या कहते हैं, हमारा जो एक हमने भी कहा था कि हर क्लास, हर सेक्शन से मतलब जो है उस मैच को देखने के लिए आ रहे हैं, तो किस प्रकार से लोग लोग जो है सेक्शन में डिवाइडेड हैं, है ना, पीपल कमिंग फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, यस एग्जैक्टली, दैट इज कमिंग अंडर वन बैनर टू वॉच और टू एंजॉय द मैच। उस मैच को देखने के लिए एक साथ तो आ रहे हैं, लेकिन द सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेक्शंस एंड क्लासेस, सम आर फ्रॉम मिडिल क्लास, सम आर फ्रॉम लोअर मिडिल क्लास, है ना, लोअर क्लास, एंड सम आर फ्रॉम एलीट अपर क्लास। तो इस तरह से मतलब सोसाइटी पहले से ही डिवाइड डिवाइड तो है ना, पहले से ही डिवाइड है, हालांकि बॉक्सिंग मैच उनको एक पटल पे ले आ रहा है ना, दैट बॉक्सिंग मैच हैज ब्रॉट देम इनटू वन प्लेटफॉर्म, यस, बिकॉज ऑफ द नेशनल प्राइड। किस चीज के लिए, द नेशनल प्राइड के लिए, और द सेंस ऑफ ड्यूटी, साथ में द सेंस ऑफ एंटरटेनमेंट इज देयर, है ना। तो भाई उसी तरह से क्या है कि ये जो ऐसे है वो केवल एक बॉक्सिंग मैच के बारे में नहीं है, लेकिन क्या है, एक्सप्लोरेशन ऑफ ह्यूमन नेचर है ना, हमारे नेचर को एक्सप्लोर किया है इसमें। तो एक्सप्लोरेशन ऑफ ह्यूमन नेचर है, क्लास, आर्टिस्ट्री, बिकॉज बॉक्सिंग इज एन आर्ट, ही ऑलरेडी हैज सेड, है ना, पहले ही इन्होंने कहा कि बॉक्सिंग इज एन आर्ट है, तो आर्टिस्टिक फॉर्म को जो है यहाँ पे बताया है। एंड टेंशन बिटवीन सिविलाइजेशन एंड प्रिमल इंस्टिंक्ट्स, प्राइमल इंस्टिंक्ट्स, तो टेंशन बिटवीन सिविलाइजेशन, सभ्यताओं के बीच में, है ना, और प्राइमल इंस्टिंक्ट्स उनके जो हैं। और हैजलिट्स रिच डिस्क्रिप्शन, इंट्रोस्पेक्टिव टोन, complex views on violence elevate the essay from simple reportage to a work of art that explores the emotional and philosophical complexities of spectatorship and human conflict.
तो भाई इस ऐसे के माध्यम से डिस्क्राइब करते हैं, इट इज रिच डिस्क्रिप्शन और इंट्रोस्पेक्टिव टोन के रूप से, मतलब जो है जो कॉम्प्लेक्स व्यूज हैं वायलेंस के, है ना, जो लोगों के वहाँ पे एक्सप्रेशंस हैं अलग अलग तरह से, है ना, अब उसको इतने सिंप्लीफाई और इस तरह से मतलब जो है इसमें डिस्क्राइब करते हैं कि ये क्या बन जाता है, अ वर्क ऑफ आर्ट दैट एक्सप्लोर इमोशनल एंड फिलोसॉफिकल कॉम्प्लेक्सिटीज, है ना, ये जो ऐसा पीस ऑफ वर्क है जिसमें इमोशंस भी हैं और फिलोसॉफिकल कॉम्प्लेक्सिटीज भी है ना, तो फिलोसॉफी भी देते हैं और उसमें भी कई सारे वेरिएशंस हैं, है ना। तो हमारे ह्यूमन कन्फ्लिक्ट्स के, और जो है स्पेक्टेटरशिप, स्पेक्टेटरशिप मतलब है दर्शक, है ना, किस प्रकार से दर्शक उसको फील करते हैं, देखते हैं, स्पेक्टेटर और ह्यूमन कन्फ्लिक्ट के बारे में यहाँ पे बताया है। तो हैजलिट उनका जो ट्रीटमेंट है बॉक्सिंग एज स्पेक्टिकल और स्टिमुलियस और साइमल्टेनियसली, सॉरी, यहाँ पे क्या है कि उनका जो ट्रीटमेंट है बॉक्सिंग का इज एन स्पेक्टिकल, है ना, simultaneously brutal and beautiful, makes the fight a compelling piece that bridges the romantic ideals of the sublime with gritty realism, है ना। तो भाई बॉक्सिंग को एक स्पेक्टिकल के रूप में, स्पेक्टिकल मतलब होता है दर्पण, है ना, दर्पण के रूप में, एक ऐसा मीडियम के रूप में जहाँ से मतलब ब्रूटल और ब्यूटीफुल जो इवेंट्स है फाइट के, वो दोनों मतलब जो है दिखते हैं। ब्रूटल मतलब जो हमारा भयानक जो रूप है उसका, है ना, फाइट का जो भयानक रूप है और ब्यूटीफुल रूप है, दोनों मतलब जो है दिखता है, और उसको जो है ब्रिज रूप में मतलब जो है उस फाइट को रोमांटिक आइडियाज, ताकि उसकी जो रियलिज्म है वहाँ पे उस समय की जो सोसाइटी में जो जो चल रहा है ना, उसको दिखाने के लिए क्या है, ये फाइट जो है एक स्पेक्टिकल का काम करता है, उससे जिससे कि जो दोनों जो ब्रूटल एंड ब्रुटैलिटी है और जो ब्यूटीफुल इवेंट्स और जो ब्यूटीफुल मोमेंट्स हैं उस फाइट की, दोनों को मतलब जो है एक साथ में दिखाया गया है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग ये जो है ऐसे है, इसको हमने आज थीमेटिक स्टडी के साथ साथ उसका एनालिसिस किया, समरी इसके हमने देखा, ठीक है, एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो है आपको अ, अच्छे से मतलब एक बार रिविजन इसको कर लीजिएगा, है ना। मैंने आपको बताया कि सबसे पहले क्या करना है भाई, प्रेजेंटेबल बनाने की कोशिश करनी है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो इतना ही देखते हैं, कर लेते हैं इतना, ठीक है।